नमस्कार। आज की न्यूज साइकिल देखी आपने? खबरों की इतनी भीड़ है कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। तो आइए इस विश्लेषण में हम इन उलझा देने वाली हेडलाइंस के पीछे की पूरी तस्वीर को क्लियर करते हैं। एकदम सीधे और आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आज की हमारी चर्चा इन 4 मेन थीम्स पर आधारित होगी। पहला, एजुकेशन और एग्जाम्स का बढ़ता संकट। दूसरा, क्लाइमेट और पब्लिक हेल्थ। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का बदलता रूप। और चौथा, भारत की राजनीति का करंट पल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शिक्षा और परीक्षा का संकट, खासकर नीट यूजी पेपर लीक का वो मुद्दा जिसने देश भर में हंगामा मचा रखा है। यह सबसे बड़ा और चुपता हुआ सवाल ये है, आखिर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की विश्वसनीयता इतने खतरे में क्यों आ गई? सोचिए, जिस इम्तिहान पर देश के लाखों बच्चों का फ्यूचर टिका हो, उस पे उठते सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला रहे हैं। अब इस क्राइसिस को देखिए, ये कितनी तेजी से बढ़ा है। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, लातूर में एक डॉक्टर को पहले पेरेंट के रूप में अरेस्ट किया गया। फिर मई में पार्लियामेंट और तमिलनाडु के पैनल्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की खामियों को पॉइंट आउट किया। और आज हालात ये हैं कि खुद एनटीए ऑफिशियल्स ने एक पार्लियामेंट्री पैनल के सामने मान लिया है कि हाँ, एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है। एक लोकल अरेस्ट से लेकर सीधे संसदीय पैनल तक का ये सफर वाकई बेहद चिंताजनक है। और जांच में जो डिटेल्स सामने आ रही है ना, वो और भी हैरान करने वाली हैं। पता चला है कि अरेस्ट किए गए एक एक्सपर्ट को स्पेसिफिकली बॉटनी और जूलॉजी के सेक्शंस ट्रांसलेट करने के लिए रखा गया था। मतलब ये सब कितने प्लान्ड तरीके से किया गया। यही वजह है कि अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। एकदम रूट लेवल पर रिफॉर्म्स की मांग अब तेज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे थीम की तरफ, जलवायु और स्वास्थ्य। यहां हम बात करेंगे हीट वेव्स और उन ग्लोबल हेल्थ अलर्ट्स की जो आजकल सबका ध्यान खींच रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि दिन की धूप और गर्मी कितनी जानलेवा हो सकती है, लेकिन एक नई रिसर्च ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई है। भारत में अब रात के बढ़ते तापमान का खतरा दिन की गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सोचिए, जब रात में ठंडक नहीं मिलती तो हमारे शरीर को रिकवर होने का वक्त ही नहीं मिल पाता। ये आने वाले वक्त में पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। और पब्लिक हेल्थ की बात निकली है तो इबोला जैसी बीमारियों को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हाल ही में डीआर कॉन्गो में एक बहुत दुखद घटना हुई, जहां गुस्साई भीड़ ने इबोला हॉस्पिटल के टेंट्स को आग लगा दी। इसके तुरंत बाद भारत सरकार एकदम अलर्ट मोड में आ गई और एक नई इबोला एडवाइजरी जारी कर दी। सावधानी के तौर पर अफ्रीका और बिग कैट समिट्स तक टाल दिए गए हैं और इन्फेक्शन यहां ना फैले, इसके लिए देश के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट लगा दिया गया है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था। एआई और ग्लोबल सप्लाई चेन्स हमारी इकोनॉमी पर कैसा असर डाल रहे हैं, आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक इंडियन टेक वर्कर का ये बयान सुनिए, मैं अपनी ही कब्र खुद खोद रहा हूं। ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं, है ना? ये कोट उन हजारों वर्कर्स की असली चिंता को दर्शाता है जो दिन रात एक करके उन्हीं एआई रोबोट्स और सिस्टम्स को ट्रेन कर रहे हैं जो आने वाले कल में शायद उनकी ही नौकरी ले लेंगे। टेक्नोलॉजी इंसानों पर और उनके रोजगार पर क्या असर डाल रही है, ये उसका एक बेहद कड़वा सच है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट दुनिया की कहानी थोड़ी अलग ही चल रही है। एक तरफ जहां नौकरियों का डर है, वहीं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के मुनाफे में पूरे 23% का मैसिव उछाल दर्ज किया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इकोनॉमी के कॉर्पोरेट हिस्से में तेजी और मुनाफा बिल्कुल बरकरार है। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखते हैं कि दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी लोकल इकोनॉमी को कैसे बदल रहे हैं। वेस्ट एशिया के क्राइसिस को देखते हुए पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि हमें एनर्जी के नए विकल्प और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज खोजने होंगे। और जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिट हुई तो सरकार ने सीधे इंडस्ट्री से पूछ लिया कि क्या हम 200 पेट्रोकेमिकल आइटम्स का उत्पादन देश के अंदर ही कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी पिवट है। और आखिर में बात करते हैं देश की धड़कन यानी भारत की राजनीति की। देखते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में किस तरह की बयानबाजी और स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। हम सब जानते हैं कि राजनीति में शब्दों का वजन बहुत होता है। अब विपक्ष के नेता शशि थरूर का ये बयान देखिए, जहां उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये साफ दिखाता है कि ऑपोजिशन को लगता है कि जनता की आम परेशानियों और नाराजगी में एक बड़ा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी छिपा है,
जिसे वो अपकमिंग इलेक्शंस में अपने पक्ष में भुनाना चाहेंगे। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पक्ष यानी रूलिंग गवर्नमेंट एक लंबा गेम खेलने की कोशिश में है। पीएम मोदी का एकदम क्लियर डायरेक्टिव है कि रिफॉर्म्स को पूरी ऊर्जा के साथ लागू किया जाए। उनके लिए विकसित भारत 2047 सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक अटल संकल्प है। यहां सरकार की साफ कोशिश है कि जनता को लॉन्ग टर्म स्थिरता और भविष्य का आश्वासन दिया जाए। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीति की असली पकौड़ तो स्टेट्स में बनती है। बंगाल में देखिए, मद्रासों में वंदे मातरम मैंडेटरी करने की मांग ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। उधर साउथ में तमिलनाडु की कैबिनेट एक्सपेंशन में 7 दलित मंत्रियों को शामिल किया गया और एक बिल्कुल नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री बनाया गया, जो एक बड़ा कदम है। और यूपी में वहां कांग्रेस के सीनियर दलित नेताओं का मायावती के दरवाजे पर आना नए पॉलिटिकल समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। ये सभी रीजनल मूव्स अल्टीमेटली नेशनल नैरेटिव को ही शेप करते हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी हेडलाइंस अलग अलग जरूर लगती हैं, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो एग्जाम सिस्टम का क्राइसिस हो, रातों का बढ़ता तापमान हो, एआई का डर हो, या फिर ये नए पॉलिटिकल दांव-पेच, इन सब का असर सीधा हमारे आने वाले कल पर पड़ता है। तो जाते जाते एक अहम सवाल आपके लिए छोड़ कर जाते हैं। ये आपस में उलझे हुए संकट, इकोनॉमिक शिफ्ट्स और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज आखिर आने वाले महीनों में इस देश को किस दिशा में ले जाएंगे? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।